in the Department of Community Medicine. I have done my MBBS from Allama Iqbal Medical College. I am an Italian. I did this MBBS in the year 2010, and then I went for my FCPS, and I am serving here since 2019. So I hope you कुछ ना कुछ नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा. So I will be taking your community medicine lecture regarding infectious disease epidemiology. But first, although when we have a lot of a proper class, I have a lot of rules to discuss and tell. But since we are online and you are already muted and you don't have a video, so there is no issue of discipline or anything else which I can share. The only advice which I will do is please write the notes. That is very important. You have to write the notes actually, which will actually help you later. तुम pictures भी ले लो, recording भी कर लो. But this is my own personal experience कि जब एक दफ़ा आप किसी चीज़ को अपने हाथ से लिख लेते हैं, especially during the concept building, फिर वो आपको चीज़ याद रह जाती है. So मेरा बच्चा please do write the notes, क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोगों ने जब पढ़ना होता है. अनदर थिंग मैं चाहती तो ये थी कि मैं किसी तुम लोगों के किसी इमीडिएट सीनियर को जो भी फाइनल ईयर गई है, क्योंकि उनका एक अभी अभी का एक्सपोजर भी है और उनका एक इस तरह भी है, एक बिल्कुल यंग एक्सपीरियंस है उनका. तो मैं ये चाहती थी कि उनको भी मैं लाती और उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हम पिछले एक साल का, सो डैट दे कैन गाइड यू कि तो एग्जैक्टली उन्होंने एक साल में क्या किया और अल्टीमेटली उन्हें क्या डिफिकल्टी फील हुई, उन्हें क्या सोचा. बट अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह अभी इस ऑनलाइन फॉर्मेट पे ये इतना कर नहीं सकते. लेकिन जो एक फीडबैक जो मैंने उन सब स्टूडेंट से लिया है वो ये है कि दे नेवर न्यू कि दिस सब्जेक्ट एक्चुअली हैड 300 मार्क्स विच इज इक्विवेलेंट टू पैथोलॉजी. नंबर वन. नंबर टू, इस सब्जेक्ट में इतना कॉन्सेप्ट है. ऑल्दो दोज कॉन्सेप्ट आर सिंपल एट टाइम्स, कुछ टाइम पर मुश्किल भी हैं, लेकिन रेगुलरली वो इतने सिंपल है कि अगर वो वहाँ पर उसको करो तो वो बिल्कुल मतलब तुम्हें 1 मिनट में समझ आ जाए. लेकिन उसके लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए प्रॉपर बुक को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ यू डोंट डू. So what I will recommend कि at least you take good notes in lectures के, ताकि तुम्हारे पास अगर तुम कर को तुम वैसे strongly recommended is study a good book which is part. मेरा आज का भी सारा लेक्चर ऑलमोस्ट पार्ट में से ही है. सो इफ अगर तुम उसे एक दफ़ा पढ़ लोगे, एक दफ़ा एक लेक्चर सुन लोगे और पार्ट को जाके पढ़ोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. लेकिन इवन इन दैट केस कम से कम नोट्स रखो कि अगर तुम नहीं मानते, तुम कहते हो कि नहीं दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो वही किताब पढ़नी है जो छोटी तरीन मेरे सीनियर्स ने मुझे बताई है, तो एटलीस्ट नोट्स बना लो ताकि तुम उसके ऊपर वो अटैच कर सको, तुम्हारी प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे दो मकसद हैं. नंबर वन कि तुम लोग अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीख लो, और नंबर टू एग्ज़ाम भी पास कर. सो इन दोनों के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो बीच का एक वे आउट निकालना पड़ेगा. सो बेस्ट थिंग, गो फॉर अ गुड बुक, एंड इफ यू डोंट एटलीस्ट टेक द नोट्स. सो स्टार्टिंग विद द इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी. इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी क्या है बेटा? बेसिकली अगर हम देखें इसमें टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज. एपिडेमियोलॉजी कमिंग टू द, और आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे क्लास के, दैट विल बी वी विल बी गोइंग थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन. जो इस इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली सब पे फिर अप्लाई होंगे, वो हम करेंगे, और अ लिटिल बिट टच टू द डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन. व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि हमेशा से जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जो इंडिविजुअल इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, लाइक स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ना, चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ना, मीजल्स के बारे में पढ़ना, इवन कोविड के बारे में पढ़ना, तो ये जितनी इंडिविजुअल डिजीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज जिनका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम लोग ट्यूटोरियल में कवर करोगे, जो अभी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुके हैं. बट हैविंग सेड दैट, उससे पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा बिल्ड इन हो जाना चाहिए, ताकि जब तुम ट्यूटोरियल में उन डिजीजेस को पढ़ो और कोई स्पेसिफिक टर्म्स यूज हो तो तुम्हें ये ना लगे कि ये कुछ एलियन चीज़ है, नंबर वन, या फिर
तुम्हें ये ना लगे कि वो टर्म्स तो बहुत ही जनरल है, इनमें तो कोई एसेस डिफरेंस है ही नहीं। हालांकि एक्चुअली व्हाट इज द रियलिटी इज कि हर टर्म के पीछे एक स्पेसिफिक वर्ड्स है। वो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो किस तरह। अगर मैं कहती हूँ किसी को इन्फेक्शन है या मैं किसी को कहती हूँ इन्फेस्टेशन है, तो इट मीन्स कि ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, दे आर नॉट द सेम थिंग्स। लाइक सुनने में अगर कहे ना तो कहते हैं कि इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन सेम ही लग रहा है, बट इट्स नॉट एक्चुअली। सो व्हेन यू गेट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि किस चीज़ को इन्फेक्शन कहना है, किस को इन्फेस्टेशन कहना है, तो यू विल बी नोइंग कि जब कल को लेक्चर हो मैं कहूँगी दिस प्रेजेंट्स एज एन इन्फेस्टेशन, देन यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि एग्जैक्टली इन्फेस्टेशन क्या था, और मैंने जब ये आप एक वर्ड बोल दिया तो इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट क्या। सो यू गेट तुम्हें एक इसका वो फ्लेवर मिल जाए, सो दैट जब तुम एक इंडिविजुअल डिजीज पढ़ो तो तुम उसको समझने में भी हेल्प आउट हो। और दूसरा ये कि नॉर्मली यही जनरल कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये आपके हर इंडिविजुअल डिजीज पर थोड़े से स्पेसिफिक होकर लगते होते हैं, तो तुम्हें एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि इन्फेक्शियस डिजीज में बेसिकली हम करते क्या हैं। नाउ सबसे पहले मैंने कहा था कि हमारे पास बेसिकली दो वर्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट। इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी मीन्स इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड एपिडेमियोलॉजी। Just a little concept of epidemiology. What is exactly epidemiology? Epidemiology words से निकला है, epi means upon, demi means people, and logy everybody knows since our childhood, logy is to study. So epidemiology is to study upon people. Simple word. Up, what you are going to study upon people, you can study anything on the people. What exactly we mean here is it's either a disease or a health related event or behavior. मतलब लोगों में जो डिजीजेस होती हैं या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट होता है, जैसे डिजीज तो ये हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई डायबिटीज हो गया, कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, दीज आर ऑल डिजीजेस। लेकिन जैसे स्मोकिंग, ना स्मोकिंग इज नॉट अ डिजीज, इनफैक्ट इट्स अ बिहेवियर कि लोग स्मोकिंग अपने बिहेवियर में स्मोकिंग अडैप्ट कर लेते हैं। सो इट्स अ बिहेवियर विच इज एक्चुअली अफेक्टिंग द हेल्थ। इसी तरह हेल्थ रिलेटेड इवेंट कि कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया ना, एक्सीडेंट इज नॉट अ डिजीज बट इट्स अ हेल्थ रिलेटेड इवेंट, क्योंकि एक्सीडेंट में आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी। सो कोई भी चीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड हो, वो आइदर डिजीज हो या हेल्थ रिलेटेड इवेंट हो या बिहेवियर हो, उनको स्टडी करना इज बेसिकली एपिडेमियोलॉजी। करते क्या है हम कि बहुत बड़ा लोगों का ग्रुप होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि इनमें से कितनों को डिजीज थी, कितनों को डिजीज नहीं थी। इनमें कंपैरिजंस करते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि एक को डिजीज हो गई और उसका नहीं हुई। मतलब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, देखते हैं कि कितने लोगों को डिजीज हो रही है। नंबर टू, हम ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन कर रहे हैं कि डिजीज हो रही है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, वो किसी एक लोगों में, एक तरह के लोगों में ज़्यादा है, किसी एक जोग्राफिकल एरिया में कम है, किसी एक ऑक्यूपेशन में ज़्यादा है, किसी एक ऑक्यूपेशन में कम है, किसी एक जेंडर में ज़्यादा है, किसी एक जेंडर में कम है। सो ये सिस्टमैटिक तरीके से डिजीज को और हेल्थ रिलेटेड इवेंट को स्टडी करना इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके डिटर्मिनेंट्स, दिस सिस्टमैटिक स्टडी इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इज अ बेसिक ब्रांच ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। उस पर पूरे अलग से लेक्चर्स हैं, आपने कैसे मैग्नीट्यूड स्टडी करना है। फिर हम जो स्टडी डिज़ाइंस की बात करते हैं कि कोई अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो इसमें कितने डिफरेंट मेथड्स हैं रिसर्च करने के, इंडिकेटर्स क्या होता है, किसी चीज़ को कैसे डिजीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा कुछ ये आप एपिडेमियोलॉजी के लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, जिसमें आप अलग से ये सब कुछ करोगे। जो मेरा फोकस है दैट इज इन्फेक्शियस रिलेटेड एपिडेमियोलॉजी, कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं इनकी एपिडेमियोलॉजी में जो टर्म्स यूज होती हैं और जो उसके डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है हम उसको टच करेंगे। सो इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज एपिडेमियोलॉजी आपके, जैसे मैंने कहा एपिडेमियोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म, इट्स रिलेटेड टू डिजीज, इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, इट्स रिलेटेड टू बिहेवियर। लेकिन if we go in the history, what we will see is कि infectious disease जो है epidemiology, basically epidemiology की अगर importance और epidemiology की कोई base किसी चीज़ ने रखी, वो infectious diseases ने रखी।
लोगों में जो एक वो होता है, ये समझ लो कि इन्फेक्शियस, उन्हें लगा कि एपिडेमियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, दैट वाज ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीज. व्हाई? बिकॉज बैक इन 1880s, 1817, in fact 19th century, when there were no microscopes, the concept of pathogen, लोगों को बीमारियां तो ज़रूर होती थी, बट दे नेवर न्यू कि इसके पीछे एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है या कोई माइक्रोब्स इन्वॉल्व है. वो इसको डिफरेंट चीज़ें लेते थे. उस टाइम पे इन्फेक्शियस डिजीज वॉज वेरी प्रेवलेंट. मतलब इवन तुम खुद भी, मतलब इतना वहाँ पे बंदे ने पढ़ा होता है और देखा होता है कि जो पहले वाला ज़माना था उसमें आप ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज के नाम सुनते थे. कॉलरा हो गया, प्लेग हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया. देवर बच्चों में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, डिप्थेरिया, ये सब कुछ बहुत कॉमन था क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत कॉमन. सो देयर वाज अ टाइम जब वहाँ इंग्लैंड में कॉलेरा वॉज वेरी प्रेवलेंट, एंड दिस इज अ पेंटिंग जो उस टाइम शो करते थे कि दिस वॉज अ कोड फॉर किंग कॉलेरा. मतलब कॉलेरा राइन्स देयर, वो वहाँ पे हुकूमत करता है, ये सब उसके सबऑर्डिनेट्स हैं. लोगों में कॉलेरा इस कदर कॉमन था, वो जिसको चाहता है उसकी डेथ हो जाती है, वो जिसको चाहता है वो बीमार करता है, इन्वॉल्व करता है, ये सब कुछ. तो इंग्लैंड को बेसिकली उसका, उसमें लोगों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे. यूज टू थिंक कि ये शायद कोई हवा इस तरह की है जिसकी वजह से होता है, शायद ये कोई अजाब है जो आया हुआ है गैबी हमसे. सो देयर वर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन किसी ने भी इसको प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया था एक्चुअली, व्हाई इज इट हैपनिंग. सो देयर वाज अ पर्सन नेम एज जॉन स्नो. जॉन स्नो ये वो है, ये मोहतरम है, ये वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जॉन स्नो नहीं है. सो दिस वाज द पर्सन जॉन स्नो हु एक्चुअली रियलाइज्ड, जिसने इसको सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया. वो वाले जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए कि किन लोगों को हुआ, किन में हुआ, उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, उसने पहली दफ़ा वो सारे केसेस का रिकॉर्ड लिया जिनको कॉलरा हुआ और जिनकी डेथ हुई, और उसकी मैपिंग की. एक पूरा लंदन का मैप बना के उसमें उनको मार्क किया. जैसे ये इधर तुम अगर देखो स्क्रीन पे, तो जो रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द मैपिंग्स. ये रेड स्पॉट्स जो है वो उन्होंने इसको मैप किया और ये देखा कि बेसिकली जो इधर उधर के केसेस है वो बहुत कम है. एक स्पेशल जोग्राफिकल एरिया है जो इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है. उसके बाद जब उन्होंने उस जोग्राफिकल एरिया में चीज़ें स्टडी करना शुरू की कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें स्पेसिफिक है और बाकी में नहीं है, तो दे ही एग्जैक्टली गेट टू नो कि यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, सॉरी वाटर सप्लाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम है. और अल्टीमेटली ये बात प्रूव हुई कि वो जो वहाँ की वाटर सप्लाई थी उसका सीवरेज के साथ कोई लीकेज था, जिस वो वेल से वो वाटर सप्लाई जाती थी. इस वजह से वाटर वॉज एक्चुअली कॉजिंग द कॉलरा, और ये वो वाला सारा एरिया था जिसमें वो वाटर यूज हो रहा था. सो दैट वॉज द मोस्ट हिट एरिया फॉर द कॉलरा. So this is basically the start of epidemiology. कि एपिडेमियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट ही इन्फेक्शियस डिजीजेस से हुआ. So this is the importance of studying it systematically, and this is the importance of epidemiology of infectious diseases. Now that was the background, how this all started. Coming to today's lecture is about some basic definitions. Concepts हम क्या कहना चाह रहे हैं. The first thing is infections. So what do we call infections? Infections, basically infection होता क्या है? It is entry of an infectious agent. Wherever an infectious agent enter the body, leading to the development or multiplication in the body. मतलब हो सकता है वो एंटर हो और उसके बाद आइदर वो सिर्फ वहाँ पे डेवलप करे, मल्टीप्लाई ना करे, या फिर वो मल्टीप्लाई करे, डेवलपमेंटल स्टेजेस उसकी कंप्लीट हों, या फिर वो दोनों चीज़ें अचीव करे. इस चीज़ को कहते हैं इन्फेक्शन. नाउ इस इन्फेक्शन को लेके आपके डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. मतलब या तो बॉडी के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं थी, तो आपने एक दफ़ा उस सारे इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे और लेटर इट विल डेवलप इम्यूनिटी.
या फिर कभी साइन एंड सिम्टम्स आए ही ना, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी थी कि उसने उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर लिया इन्फेक्शन को, और उस इन्फेक्शन को कोई पैथोलॉजी क्रिएट करने ही नहीं दी. So depending, this is called the levels or types of infection, या at times we called it gradient of infection. कि infection का कौन सा grade है. जैसे in the first case organism आया, लेकिन किसी ना किसी तरह वो वहाँ पे वो खुद को अपेयर, ना वो मल्टीप्लाई हो सका, ना वो अपेयर हो सका, और उसने खुद ना किसी तरह वो इनएक्टिव फॉर्म में बैठ गया वहाँ पे अंदर, किसी एक जगह पे छुप के. और कल को अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट आती है तो वो उसमें अवेयर हो जाता है. दिस इज कॉल्ड लेटेंट इन्फेक्शन. दिस इज वेरी कॉमन कि जब कुछ लोगों को चिकन पॉक्स होता है तो बॉडी वैसे तो ऑर्गेनिज्म को वो कर देती है, क्लियर कर देती है, लेकिन अ फ्यू ऑफ द वायरस आपके बॉडी में जाके बैठ जाते हैं. सो वो उनको कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन. वो बैठ जाते हैं, वो ना वो करते हैं, ना वो किसी सेरोलॉजिकल टेस्ट में डिटेक्ट होंगे, बस वो किसी एक जगह पे जैसे छुप के बैठे होंगे. और फिर जब कभी इम्यून कॉम्प्रोमाइज कंडीशन बनती है तो वो उसको वहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, जैसे इन द फॉर्म ऑफ शीट. सो दिस इज द लेटेंट इन्फेक्शन. उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मल्टीप्लाई, दूसरी कंडीशन है कि ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे. वो अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स अपेयर नहीं होते. मीन्स कि समहाउ वो इतने लेवल का नहीं होता कि वो साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो जाए, बट ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली ट्रांसमिट भी हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. क्लिनिकल मतलब साइन एंड सिम्टम्स का अपेयर होना, सब क्लिनिकल मतलब कि हुआ तो सही इन्फेक्शन लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम्स नहीं अपेयर हुए. इसी तरह द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और उनके साइन एंड सिम्टम्स भी अपेयर हुए. दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल इन्फेक्शन. So these are the different, sometimes we call it types of infection, sometimes we call it levels of infection, sometimes we call it gradient of infection. So this is called the infection, types of infection or gradients of infection, depending upon कि बॉडी ने किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया. Latent, subclinical and clinical infection. I hope this is clear up till now. Let's move the next. अच्छा, अब एक ये कंडीशन है. I hope you are able to recognize it. Take 5 or 10 seconds and see what you see here. There are actually एक जगह पे लाइस है जो बॉडी पे है, और एक इंटेस्टाइन है जिसमें बहुत सारे वर्म्स हैं. What exactly term we use for this? This is called infestation. So पहले हमने इन्फेक्शन पढ़ा और अब हमने इन्फेस्टेशन पढ़ा. डिफरेंस क्या है दोनों में? इन्फेक्शन हमने कहा था कि कोई माइक्रोब बॉडी के अंदर जाएगा और वहाँ पे डेवलप भी होगा और वो अपना वो भी करेगा काम में. इसी तरह इन्फेस्टेशन में क्या होता है कि इन्फेस्टेशन इज यूजली आर्थ्रोपॉड और पैरासाइट. मतलब इट्स नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट्स आर्थ्रोपॉड और पैरासाइट जो कि बॉडी की सरफेस के अंदर भी डेवलप कर सकता है और वो बॉडी के सरफेस पे भी कर सकता है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल में देखा here. So these are arthropod lice जो कि बॉडी की सरफेस पे कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर वर्म्स जो कि इंटेस्टाइन में या बॉडी के अंदर है. So this is called infestation. Infection is related to microorganism, while infestation is related to usually arthropods or parasites, which can be inside this body or outside the body. So the next thing is, हमने कहा इन्फेक्शन इज के बॉडी के अंदर एंटर हो, बट जैसे कोविड में हमने देखा वी कैन हैव द ऑर्गेनिज्म ऑन आवर हैंड्स. अब इसको हम क्या कहेंगे? Should we call it infection? No.
बिकॉज हमने ये कहा था कि इन्फेक्शन तो बॉडी के अंदर जाके हो रहा है. इसी तरह शुड बी कॉल इट इन्फेस्टेशन? नो, इन्फेस्टेशन में आर्थ्रोपोड और पैरासाइट था, बट दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली वर्ड वी यूज फॉर इट इज कंटैमिनेशन. सो कंटैमिनेशन इज अनदर वर्ड. आप इसको अगर इन्फेक्शन से वो करें तो इन्फेक्शन इज एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी, while contamination is presence of organism on the body surface. तो इसको बार बार वर्सेस करने का और इसके इसलिए इसका मकसद ये है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये छोटी छोटे वर्ड्स हैं जो हमें अपेरेंटली लगता है कि मीनिंग्स तो इनके सेम है, लेकिन दे हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो अगर तुम किसी कंटामिनेशन को इन्फेक्शन कहोगे तो व्हाट विल अपेयर इन माय माइंड इज कि ये ऑर्गेनिज्म तो अंदर जा चुका हुआ है, जबकि वो तो अभी बॉडी सरफेस पे. सो टू गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टू यूज द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. इसी तरह अब इस पानी को देखो, क्या लग रहा है? व्हाट इज इट? इट शुड बी कंटामिनेटेड. लेकिन आम हालात में तो जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज पोल्यूटेड. दिस इज अ पोल्यूटेड वाटर. इट हैज. So what is the difference between pollution and contamination? Now the next word comes. Contamination is basically microorganism. हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी होंगे दैट इज कंटेमिनेशन. वो बेशक बॉडी सरफेस पे हो, वो आपके किसी डेली चीज पे हो, जैसे मैंने कपड़े पहने, क्लोथिंग पे, आपकी बेडिंग्स पे, किसी भी चीज पे, या इवन वाटर और फूड आर्टिकल्स में. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस आउटसाइड द बॉडी किसी भी चीज में होगी, दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड कंटेमिनेटेड. पोल्यूशन कोई भी ऑफेंसिव सब्सटेंस हो सकता है और नॉट नेसेसरीली इन्फेक्शियस मैटर. जैसे पानी में हो सकता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी ना हो, लेकिन उसमें कोई इस तरह का वहाँ पे उसका कलर इस तरह का हो गया, या उसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट किसी टैनरी ने, किसी फैक्ट्री ने कोई इस तरह का छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका वाटर और वो सारा कुछ कंटेंट और केमिकल कंपोजिशन वगैरह चेंज हो गई. सो इट विल बी पोल्यूटेड. तो पोल्यूशन इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें कोई भी ऑफेंसिव सब्सटेंस हो तो हम उसे पोल्यूटेड कह देते हैं. कंटेमिनेशन स्पेसिफिकली रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. इसी तरह कमिंग टू द इन्फेक्शियस डिजीजेस, अ क्लिनिकल मैनिफेस्ट डिजीज, क्लिनिकली मैनिफेस्ट डिजीज, एक इन्फेक्शन होने के बाद जो क्लिनिकली चीज निकल आती है, जो क्लिनिकली अपेयर हो जाती है, दैट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज. इसी में एक नई चीज आती है, कंटेजियस डिजीज. कंटेजियस डिजीज वो होती है जो कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है. मार्क माय वर्ड, विच स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट डजंट मीन्स कि वो सिर्फ हाथ से स्प्रेड होती है, वो किसी भी चीज का कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकती है. सो कंटेजियस इज कि आपका मतलब हाथ से हाथ के थ्रू स्प्रेड होना इज वन पार्ट ऑफ कंटेजियस. कोई भी बॉडी सरफेस का, लाइक sexually transmitted diseases, they spread through contact. Now this are basically, so remember, just remember, contagious में जो कंटे है, contagious का जो शुरू के 5 वर्ड है, that is actually contact. So any diseases spreading through contact is contagious disease. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेबीज, स्केबीज. जैसे ये जो पिक्चर है ये बेसिकली स्केबीज की है. सो this thing is called the contagious disease. Now, communicable disease. Communicable disease बनने के लिए ये 3 क्राइटेरिया होना मस्ट है. कोई भी ऐसी डिजीज जिसमें एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट होगी ट्रांसमिट होने की, बेशक वो डायरेक्टली हो जाए, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाए, या इनडायरेक्टली हो जाए, जैसे हमने पहले बात की, कोई कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड फोमाइट्स के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, दैट इज बेसिकली कम्युनिकेबल. और वो जा सकती है, मैन टू मैन भी जा सकती है, या किसी एनिमल से मैन को मिले, या इन्वायरमेंट से मैन को मिले. सो दैट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट कि उसको इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से या टॉक्सिक प्रोडक्ट की वजह से जो ट्रांसमिट हो सके, दोज आर द कम्युनिकेबल. नाउ हैविंग सेड दैट, it's not necessary all the infectious diseases are communicable diseases. Like
वन वेरी हैपनिंग एग्जाम्पल इज टेटनस। कि टेटनस आप स्पोर्ट्स के थ्रू लेते हैं जो सॉइल में होते हैं, बट वंस अ पर्सन इज इन्फेक्टेड, वो किसी को टच करेगा तो उसे टेटनस, वो दूसरे को टेटनस स्प्रेड नहीं कर देगा। सो टेटनस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो रही है, इन्फेक्शियस डिजीज जरूर है, बट इट इज नॉट कम्युनिकेबल बिकॉज वो स्प्रेड नहीं हो रही। So this is basically the definition of communicable disease. So what we get to know, yes, mostly infectious diseases are communicable, but it is not necessary that they are always communicable. The communicable disease is due to an infectious agent which can be transmitted directly or indirectly. नाउ कमिंग टू दिस, पिछले दिनों में तुम लोगों ने एक डिजीजेस बहुत, कुछ वर्ड बहुत सुने, एपिडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, एंडेमिक क्या होता है, ये वर्ड बहुत सुने हैं। सो हाउ, व्हाट आर दीज वर्ड्स बेसिकली? दीज आर when we classify disease on the basis of occurrence of events. How? कैसे? इसको देखो, ये ग्राफ अगर तुम देखो तो ये एक टाइम था जब हमारे पास डेंगू हमने कभी बचपन में सुना भी नहीं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब हमारे बचपन में तो बिल्कुल भी नाम नहीं था, तुम्हारे मेरे ख्याल में जब बचपन था थोड़ा थोड़ा, तो उस टाइम डेंगू का तुमने अचानक शोर सुना होगा कि डेंगू हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। बेसिकली अगर हम इसको ओवर द पीरियड देखें उसका ट्रेंड, तो पहले कभी होता होगा कि कुछ सस्पेक्टेड केसेस, शायद डेंगू जैसे केसेस कोई पहले रिपोर्ट होते हो, कोई कभी कहीं से हो गया, कोई कहीं, लेकिन कभी भी कंफर्म नहीं हुआ डेंगू के नाम से। तब उसके बाद में जब हमने देखा तो हमें लगा कि शायद ये डेंगू हो गया था। जो पहला कंफर्म केस था डेट केम इन 1990। उस टाइम वो जब कंफर्म हुआ उसमें हमने डेंगू वायरस कंफर्म करके हमें कहा नहीं, दिस इज अ कंफर्म डेंगू केस। दैट वाज द फर्स्ट कंफर्म डेंगू केस, उससे पहले कभी कंफर्म नहीं था। सो दैट वाज वेरी न्यू इन आवर सोसाइटी, मतलब कभी रिपोर्ट नहीं हुआ एंड सडनली कंफर्म केस हैज बीन रिपोर्टेड। फिर क्या हुआ ओवर द पीरियड, उसका फिर कोई इतने नहीं मिले। फिर अगर देखो इस ग्राफ में छोटी छोटी पीक्स आना शुरू हुई, छोटी छोटी 18 आया, फिर एक साल में आया, फिर 13 आया, फिर 55 आया, 24 आया, 30 ऐसे। सो इट बिकेम अ रूटीन कि साल में कोई इतने को केसेस तो आ ही जाने हैं डेंगू के। 55, पिछले साल 55 हुए थे तो इस साल 24 हो गए और अब 30 हो गए। तो यू गेट टू नो, यू टेंड टू गेट फेमिलियर विद इट कि हाँ भाई इतने केसेस तो आते हैं, मतलब आप पता चल गया है कि डेंगू आता है। फिर सडनली क्या हुआ कि वो जो केसेस जो हमेशा अंडर 100 रहे थे, सडनली दे रोज 300 से ऊपर, बल्कि ये 300 तो बहुत ही कम फिगर निकली है, बेसिकली ये थाउजेंड्स में है। तो 3,36,300 समथिंग के करीब केसेस बन गए। सो दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। इवन एक्चुअली अगर तुम ये देखो तो जो ये सारी 1855 इसकी डेट्स है, इससे 2 to 3 टाइम्स केस ज़्यादा हो गया। और उस टाइम हैवक हुआ कि ये क्या मसला हुआ है कि पहले तो ये थोड़ा थोड़ा रहता था, रूटीन एक चलती रहती थी, सडनली ये इतना ज़्यादा हो गया और इतने केसेस आ गए। सो दिस इज द पीरियड ऑफ कंसर्न फॉर इट। कंसर्न तब भी था जब वो थोड़ा थोड़ा, बट दिस बिकेम अलार्मिंगली हाई सिचुएशन। इसी सारे यही होते हैं डिजीज के ट्रेंड बेसिकली, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो डिजीज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस हमारे होती है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक कभी का कोई केस हो गया, कोई इधर से हो गया, कोई उधर से हो गया, कोई यहाँ से हो गया, कोई वहां से हो गया, लेकिन उनका आपस में कोई लिंक नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था, और वो बहुत ज्यादा टाइम और उसमें सेपरेटेड थे। तो जैसे स्पोरेडिक का वर्ड स्पोर से निकला ना, जैसे स्पोर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कोई एक आध आपको वहां पे वो किसी जगह पे पड़ जाता है किसी, तो ये दिस इज लाइक इधर उधर स्कैटर्ड केसेस है और उनका कोई आपस में लिंक नहीं है और कभी इक्का दुक्का नहीं कर रहे। उसके बाद व्हाट वी सेड, जो हमने डेंगू में देखा एपिडेमिक, फिर आता है एंडेमिक। एंडेमिक इज के यूजुअल अक्रस है, जैसे तुम बचपन से सुन रहे हो कि हमारी पॉपुलेशन में मलेरिया बहुत कॉमन है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है हर साल। मतलब ये वो वाले हैं जो रूटीन में है, तो आपको कोई अलार्मिंग नहीं लगता, आपको पता है जी हमारे मुल्क में इतने केसेस टीबी के हो नहीं होते हैं, हर साल इतने रिपोर्ट हो जाते हैं, हेपेटाइटिस बी के भी हो जाते हैं। तो ये जो यूजुअल अक्रंस होती है,
जो ओवर द पीरियड आप देखते हो, आप उनके ट्रेंड्स देखते हो और आपको लगता है कि जी इतने इतने तो चलते हैं, मतलब 2010 में इतने थे, 2015 में भी इतने थे, कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा लेकिन ऑलमोस्ट एक चल रहा है। दिस इज कॉल्ड इंडेमिसिटी एंड दीज डिजीजेस आर कॉल्ड इंडेमिक डिजीज, जो यूजुअल अकरेंस में एक सर्टेन पीरियड में एक सर्टेन पॉपुलेशन में चलती जाती है। लेकिन अगर सडनली कोई ऐसे हालात बन जाए कि इन डिजीजेस के स्प्रेड का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल आए, तो आपके केसेस अनयूजुअली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो when these diseases crosses two times the usual occurrence, और बल्कि जो एग्जैक्ट इज टू स्टैंडर्ड एरर टाइम्स। अब ये स्टैंडर्ड एरर क्या है, यू विल बी स्टडीइंग इन बायोस्टैट, लेकिन इन सिंपल टर्म्स एट मूवमेंट जब तुम्हें अभी वो नहीं स्टैंडर्ड एरर पड़ा, जस्ट टू रिमेंबर इज कि जब आपकी यूजुअल occurrence टू टाइम्स ऊपर चली जाए, तब हम कहते हैं कि दिस इज द एपिडेमिक। Got the point? So sporadic is little bit of cases occurring here and there. Endemic is a routine cases जो आपकी रूटीन चलती रहती है, जो आप ओवर द पीरियड एक ट्रेंड आप देखते हो और उस पर सेट कर लेते हो कि जी ये तो हम ओवर द पीरियड देख रहे हैं, इतने तो केसेस आ ही जाते हैं। लेकिन अगर उस ट्रेंड से कहीं टू टाइम्स ऊपर केसेस निकल जाएं, so they become pandemic, epidemic. And once they affect a large population over a wide geographical area or different sections को involve करते हैं, that becomes a pandemic. Right? In example of COVID. जब तक वो वुहान में था, that was an epidemic, वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा केसेस निकले और उसको अच्छा one more thing, एपिडेमिक कोई ऐसी पॉपुलेशन जिसमें पहले कभी किसी डिजीज का वो केस ना हुआ हो। मतलब एक डिजीज है जैसे डेंगू है, हमने देखा कि पहले कभी उसका नाम नहीं सुना था, 92 में पहला एक केस कंफर्म हुआ, उससे पहले नहीं कभी कंफर्म हुआ था, पहला केस जो है वो हमने देखा। Even then it will be epidemic. Why? Because in usual occurrence there was no case of that disease. So even a single case, if there has been no case of the disease previously, it generates an epidemic. और अगर वो डिफरेंट एरियाज को इन्वॉल्व कर ले ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन जियोग्राफिकल एरिया एंड अ लार्ज पॉपुलेशन जिसमें डिफरेंट नेशंस इवन कॉन्टिनेंट भी इन्वॉल्व हो जाए, दैट इट वाज अ पैंडेमिक लाइक इट हैपेंड इन कोविड। पहले वो वुहान में हुई, दैट वाज एन एपिडेमिक, और फिर वो डिफरेंट जगहों पे स्प्रेड होके अल्टीमेटली ओवर अ लार्ज एरिया बहुत सारी कंट्रीज उससे इन्फेक्ट हुई एंड वी लेबल्ड इट एज पैंडेमिक। एक और चीज, एक और वर्ड जो तुम बहुत सुनते हो, दैट इज एन आउटब्रेक। आउटब्रेक क्या होता है कि जब किसी एक स्मॉल सी कन्फाइंड एरिया में केसेस बढ़ते हैं, उसको हम आउटब्रेक कहते हैं। उसमें एक तो वो स्मॉल एरिया में होते हैं, बहुत ही कन्फाइंड से एरिया में, मतलब किसी एक छोटी सी लोकेलिटी में केसेस ज़्यादा हो गए। नंबर टू, उसमें नॉर्मली आपके टू टाइम से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, मतलब इंक्रीज होता है लेकिन टू टाइम से ज़्यादा नहीं होता। ये समझ लो कि 1 to 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो दैट विल बी आउटब्रेक। मतलब एक छोटा सा वो अगर कोई बहुत ही डिफाइंड सी चीज़ हो जिसमें थोड़ी सी आउटबर्स्ट है तो दैट विल बी आउटब्रेक, बट दैट endemic and outbreak always have a potential to spread in epidemic, which is two times the case. So इसी चार्ट पे वापस आते हुए, this first confirmed case of dengue in 1994 was a epidemic because there was no case previously. पहला केस भी किसी डिजीज का हो जाए, that will be an epidemic for that disease. उसके बाद जब एक डिजीज इंट्रोड्यूस हो गई है पॉपुलेशन में तो कंटिन्यूसली चल रही है, सो दिस वाज इंडेमिसिटी 18, 13, 55, 24, दिस वाज द इंडेमिक पीरियड जब हमें एक यूजुअल अकरेंस मिलना शुरू हुई। देन केम द स्पाइक व्हिच टर्न्ड इनटू एपिडेमिक। सो दिस आज अब अगर तुम, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गई होगी। अच्छा, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, आई डोंट नो कि ये अभी तुम लोगों के चैट में क्वेश्चंस अलाउड है या नहीं, लेकिन यू कैन व्हाट्सएप मेरा इस टाइम नंबर, आई होप तुम सारों के पास होगा। वी आर ऑलवेज अवेलेबल, अगर तुम बाद में पर्सनली मैसेज करके कोई क्वेश्चन पूछना हेल्प हो। लेकिन एक और बात कि ये सारा लेक्चर मेजॉरिटी पार्ट में से है, पार्ट का चैप्टर 3 एपिडेमियोलॉजी जो है उसका लास्ट पार्ट ये सारा वही है। सो यू कैन जब भी तुम वो पढ़ोगे इट विल ऑलवेज क्लियर। मैम 5 मिनट रह गए लेक्चर खत्म होने के। सॉरी, सिर्फ 5 मिनट रह गए लेक्चर खत्म होने में। ओके
सो अब ये वाली स्लाइड देखो, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड इन ईयर 2020। अगर तुम इसमें ये देखो कि ये वो केसेस हैं जो रेगुलर इन्फ्लुएंजा के केसेस भी होते हैं, निमोनिया के भी होते हैं, टीबी के भी होते रहते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के भी हर साल मिलते हैं हमें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे इन्फ्लुएंजा और निमोनिया भी, वो इन सारी एंडेमिक में उनका डिजीज बर्डन ज़्यादा है। मतलब टाइफाइड का हम हमेशा से नाम सुने केसेस होते हैं, लेकिन पर ये जो रिपोर्ट हुआ वो 31.3 थे। इन्फ्लुएंजा स्टिल एंडेमिक है, इसका एपिडेमिक नहीं आया। यहाँ टीबी का एपिडेमिक नहीं है, 2 टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एक सोसाइटी में उसका नंबर ज़्यादा है। सो दैट इज वो ये वो। और इसी तरह अगर तुम नीचे देखो, मीजल्स, डायसेंट्री, वुपिंग कॉफ, ये वो वाली डिजीजेज हैं जो ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट करती हैं। तो एंडेमिक डिजीजेस में भी आगे 2 तरह की टाइप्स हो सकती हैं। हाइपर एंडेमिक, हाइपर एंडेमिक इज वन जो कि सारा टाइम प्रेजेंट तो है एक कांस्टेंट रेट पे, बट दैट रेट इज स्टिल वेरी हाई। जैसे हम कहते हैं ना कि ये सारी डिजीजेस तो हैं, लेकिन इसमें टीबी ने तो कोई तबाही मचाई हुई है। सो दीज आर द वन जो शुरू से इनको हम एपिडेमिक लेवल नहीं करेंगे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली एक हाई रेट पे रहती हैं, सो दे विल बी हाइपर एंडेमिक। इसी तरह हॉलो एंडेमिक वो जो कॉन्स्टेंटली बच्चों में। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जूनोसिस। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज जो वर्टिब्रेट से होगा वो जूनोसिस होगा। जैसे पहले हमने कहा ऑर्थोपोड, जो पहले वाली जितनी डिजीजेज आई हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, और उसमें कहीं ना कहीं ऑर्थोपोड था। इसमें स्पेसिफिकली वर्टिब्रेट एनिमल लाइक रेबीज जो कि डॉग्स और कैनाइन से रहता है, प्लेग जो कि जिनमें कहीं ना कहीं रैट एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जो काउज और इंसानों से मिलता है, ब्रुसेलोसिस जो अगेन काउ और कैटल से फैलता है। सो जूनोसिस इज ऑलवेज द टर्म टू हाईलाइट इज वर्टिब्रेट एनिमल। इसमें एंथ्रोपोजोनोसिस भी हो सकता है कि एंथ्रोपोड से मैन की तरफ आए, या जू एंथ्रोपोनोसिस कि मैन से एंथ्रोपोड को चल जाए, मतलब ह्यूमन टीबी या कैटल को लग गई है तो zoo will come before and anthro will go down. So from zoo is man to anthropod. इसी तरह उनमें भी एपिजोटिक और एंजोटिक जो होता है वो एक वर्ड होता है कि अगर वो एनिमल्स में कोई एपिडेमिक हो जाए एनिमल तो दैट इज एपिजोटिक, और एंजोटिक जो उसमें कंटिन्यूसली रहेंगे। और दीज एपिजोटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनिमल पॉपुलेशन में कोई ऐसी एपिडेमिक आए और वो ह्यूमन को ट्रांसफर हो सकती है तो उसमें फिर ह्यूमन ट्रांसमिशन भी बढ़ जाएगी। सो दिस इज बेसिकली जूनोसिस। उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है ये सिनेरियो, अच्छा डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आई होप तुम लोगों को समझ आ गई हो। कुछ नहीं समझ आया तो पूछो मुझे, यू कैन डू अ पर्सनल मैसेज। व्हाट वी डिड आर जस्ट द बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज इन्फेक्शन, व्हाट in the epidemic, endemic, sporadic, pandemic, basic definition. Now next time we will go further and हम इसको बाकी स्टडी करेंगे। अगर किसी को कोई मसला हो, you can message me anytime. Till then, thank you so much and Allah Hafiz for today. एक क्वेश्चन आया लेटेंट पीरियड वर्सेस इंक्यूबेशन पीरियड। मारिया ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। हमने इसी चीज को कवर करना है, हम इसमें नेक्स्ट टाइम में यही वाली चीज पे आएंगे। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम the question वालेकुम अस्सलाम। मैम what is the difference between contagious disease and communicable disease, या फिर दोनों एक ही चीज है? कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली वो है जो ट्रांसमिट हो जाए। उसमें एक ऑप्शन कंटेजियस का भी हो सकता है, जो डायरेक्ट वो वाली कम्युनिकेबल डिजीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसफर होगी, दैट विल बी कंटेजियस। ओके मैम। मैम the next question is कि contagious disease spread होता है कांटेक्ट से, then why is it said about stress कि वो भी contagious है, और just metaphorically ये इस्तेमाल करते हैं? किसको सॉरी किसको बोल रहा? मैम स्ट्रेस के बारे में क्यों कहा जाता है कि ये भी कंटेजियस है? अगर कंटेजियस डिजीज लाइक कांटेक्ट से फैलता जो है। देखो जो
लिटरल वर्ड है that is contagious is through contact. वो जो ये हम कहते हैं ना, वो तो हम किसी को भी चीज को कह देते हैं ना, जैसे हम किसी को भी वहाँ पे वो कोई भी टर्म दे दें तो वो that is a different thing. स्ट्रेस अगर हम अपने उसमें कहें, जैसे हम तो ये भी कहते हैं yawning is very contagious, कोई साथ yawn कर रहा हो तो हम भी yawn करना शुरू कर देते हैं. So that is not a little bit, मतलब वो हमें as a term use कर सकते हैं, but for all basic purposes it's the diseases which spread through direct contact. So stress is not contagious as far as the basic definition is concerned. मैडम टाइम ऊपर हो रहा है. I'm done. Anybody who can who wants to do the message, please मुझे personal message करके कर लें. Till then, let's meet next time. Allah Hafiz.